मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे कॉमर्स गुरु चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अशुद्धियों पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अशुद्धियों का अर्थ, अशुद्धियों के प्रकार और तलपट को प्रभावित न करने वाली अशुद्धियाँ कौन कौन सी है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अशुद्धियों का क्या अर्थ होता है। जब लेखांकन सिद्धांतों की अनभिज्ञता या असावधानीवश लेखांकन व्यवहार में गलतियां की जाती हैं तो इसे लेखांकन की अशुद्धियां कहा जाता है। प्रायः प्रत्येक व्यापारी अपना व्यापार संबंधी हिसाब किताब लिखने के लिए पूर्ण सावधानी रखता है, लेकिन फिर भी मानव स्वभाव के कारण भूलवश जाने अनजाने लेखा पुस्तकों में अशुद्धियां हो जाती हैं। चूँकि देखिए, मानव का स्वभाव है गलतियां करना। कितनी भी हम सावधानी बरतें हैं लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलतियां हमारे से हो जाती हैं। अब आइए बात करते हैं अशुद्धियों के प्रकार या वर्गीकरण पर। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें दो प्रकार की अशुद्धियां दी हुई हैं, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला वाला अशुद्धि है तलपट को न प्रभावित करने वाली अशुद्धियां अथवा तलपट के द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धियां। और दूसरा वाला है तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां अथवा तलपट के द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियां। तो तलपट वाले चैप्टर में मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको तलपट का अर्थ, तलपट की आवश्यकता, तलपट बनाने की विधियों के बारे में मैंने चर्चा किया था। और मैंने यह भी बताया था कि उन चारों विधियों में शेष विधि जो है सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो जब हम तलपट बनाते हैं तो उस तलपट को बनाने में कुछ अशुद्धियाँ इस प्रकार से हो जाती हैं जो एक तो तलपट को प्रभावित करेंगे और दूसरी जो तलपट को प्रभावित नहीं करेंगी। तो ये दो प्रकार की मुख्य रूप से अशुद्धियाँ हैं। अब हम लोग पहली वाली जो अशुद्धि है तलपट को प्रभावित न करने वाली अशुद्धियाँ अथवा तलपट के द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ, इन अशुद्धियों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या तलपट के बन जाने पर या तलपट के शेषों के मिल जाने पर क्या यह माना जाए कि इसके पूर्व हमने जो भी लेखांकन या अन्य कर्म किए हैं उसमें हमसे कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है, या तलपट के मिलने की हमारी 100% की गारंटी है कि हमने इससे पूर्व कहीं कोई त्रुटियां नहीं की हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ना में ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपका तलपट मिल भी गया है तो उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां रहती हैं, वो इन्हीं अशुद्धियों के कारण माना जाता है जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। यानी जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, तलपट को न प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ अथवा तलपट के द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ। तो आइए इन अशुद्धियों पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। ये कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तलपट को न प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ अथवा तलपट के द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ। इन अशुद्धियों में पहला है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। जब प्रविष्टियाँ पुस्तपालन तथा लेखाकर्म के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जाती हैं तो उसे सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहते हैं। सैद्धांतिक अशुद्धियों का प्रभाव संस्था की वित्तीय स्थिति, चिट्ठा और वित्तीय परिणामों, लाभ हानि पर पड़ता है। आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मानना तथा पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मानना, इस प्रकार जो हम गलतियां करते हैं उसको हम सैद्धांतिक अशुद्धियों के रूप में रखते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा हम सैद्धांतिक अशुद्धियों को समझते हैं। जैसे भवन की मरम्मत पर 100 रुपये खर्च हुए, इसके लिए मरम्मत खाता को डेबिट में 100 रुपये से डेबिट किया जाना चाहिए, परंतु भवन खाता को हमने 100 रुपये से डेबिट कर दिया। तो इसका प्रभाव क्या होगा? तलपट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव जो है आर्थिक चिट्ठे और लाभ हानि खाते पर जरूर पड़ेगा। हमारा जो है आर्थिक चिट्ठा जो है वो ज़्यादा संपत्ति दिखाएगा और जो लाभ हानि खाता है वो ज़्यादा हमारा आय दिखाएगा, यानी शुद्ध आय जो है बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं वो तलपट को तो प्रभावित नहीं करेंगी। तलपट हमारा मिल जाएगा, यानी दोनों शेष उसके बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो अशुद्धियाँ हैं उसमें विद्यमान रहेंगी। दूसरी अशुद्धि है लोप की अशुद्धियाँ या भूल की अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ ओमिशन। लोप की अशुद्धियों को भूल संबंधी अशुद्धियाँ भी कहते हैं। जब लेखा पुस्तकों में किसी लेन देन की प्रविष्टि नहीं हो पाती है, अर्थात प्रविष्टि करने से छूट जाता है, तो इसे भूल संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे यदि मान लीजिए हमने 100 रुपये का फर्नीचर खरीदा, ठीक है, लेकिन इसका हम जर्नल एंट्री करना ही भूल गए या
खाता बही में खतौनी करना ही भूल गए तो इससे क्या होगा, दोनों पक्ष प्रभावित होंगे। यानी न तो हम डेबिट करेंगे न तो क्रेडिट करेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि जब हम तलपट बनाएंगे तो हमारा तलपट मिल जाएगा, लेकिन उसमें यह अशुद्धि विद्यमान रहेगी। तो यानी यह वह अशुद्धि है जिसको तलपट के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। तीसरा है हिसाबी अशुद्धियाँ या त्रुटिपूर्ण अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ कमीशन। जब किसी लेन देन की राशि अशुद्ध लिख दी जाए या प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में खतियाते समय गलती हो जाए तो उसे हिसाब संबंधी अशुद्धि कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि मनोहर को 500 रुपये का माल बेचा गया और प्रविष्टि केवल 50 रुपये से या 5000 रुपये से हो गई तो डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष समान रूप से प्रभावित होंगे। आइए इसको हम तलपट में समझते हैं। जैसे यदि उदाहरण में कह रहा है कि मनोहर को 500 रुपये का माल बेचा, ठीक है, तो हम यहाँ इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, मनोहर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मनोहर डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स, यही होगा, मनोहर डेबिट टू सेल्स। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, और अमाउंट जो हम लिखेंगे उसका अमाउंट जो लिखेंगे यहाँ पर 500 रुपये उसने बेचा, लेकिन या तो हम यहाँ 50 रुपये लिख दें या 5000 लिख दें। यानी या तो हम 50 रुपये लिख दें या तो 5000 लिख दें। यानी जिस राशि से हमने विक्रय किया था उस राशि को हम न लिखें। तो अगर हम यहाँ 5000 लिखेंगे तो यहाँ भी 5000 लिखेंगे, यानी दोनों बराबर होगा। और अगर हम यहाँ पे 50 रुपये लिखते हैं तो यहाँ भी 50 रुपये लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा मनोहर खाता और सेल्स खाता दोनों सेम प्रभावित होगा। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होगी वो तलपट के द्वारा पकड़ में नहीं आएगी। तो इससे हो गया क्या, इस त्रुटि को तलपट प्रभावित नहीं कर पाएगा, यानी यह त्रुटि तलपट को प्रभावित न करेगी और इस त्रुटि को रहते हुए भी हमारा तलपट का बैलेंस मिल जाएगा। चौथा है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, कंपनसेटिंग एरर्स। यदि लेखा पुस्तकों में त्रुटि इस प्रकार की हो जो कि पहली त्रुटि के प्रभाव को समाप्त कर दे तो उसे क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे यदि मोहन से 250 रुपये मिले, मोहन के क्रेडिट पक्ष में 250 लिखने के स्थान पर 300 रुपये लिखे गए। सोहन से 200 रुपये मिले पर सोहन के क्रेडिट पक्ष में 200 लिखने के स्थान पर 150 रुपये लिखे गए। एक ओर मोहन के खाते में 50 रुपये अधिक क्रेडिट हो गए, दूसरी ओर सोहन के खाते में 50 रुपये कम हुए। फलतः तलपट के मिलान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए इसको तलपट के द्वारा समझते हैं। जैसा कि उदाहरण में बताया गया है कि मोहन को 250 रुपये मिले, ठीक है, मोहन से 250 रुपये मिले, यही था उदाहरण। मोहन से 250 रुपये मिले, लेकिन जो हमने मोहन के खाते में क्रेडिट किया 300 रुपये, मोहन के खाते में हमने 50 रुपये ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। ठीक उसके नीचे सोहन से मिले हमको 150 रुपये, 150 रुपये मिले और हमने सोहन के खाते में केवल 100 रुपये ही दर्ज किए। यानी इसके सोहन के खाते में हमने 50 रुपये कम लिखे और मोहन के खाते में हमने 50 रुपये ज़्यादा लिखे। तो इसका प्रभाव क्या होगा, सोहन का जो हमने 50 रुपये कम लिखा और मोहन का हमने जो 50 रुपये ज़्यादा लिखा, तो इन दोनों त्रुटियों ने आपस में ही समायोजित करके त्रुटि को जीरो कर दिया। यानी जो तलपट पर उसका प्रभाव होगा वो जीरो हो जाएगा, तलपट के शेष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात तलपट मिल जाएगा। परंतु फिर भी तलपट के मिलने पर भी हमारे तलपट के अंदर कुछ अशुद्धियाँ रह जाएंगी जो तलपट के द्वारा प्रकट नहीं हो पाएंगी। इसका प्रभाव आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ देख रहे हैं मोहन है और सोहन है। इसमें मोहन में हमने 50 रुपये ज़्यादा लिखे और सोहन में हमने 50 रुपये कम कर दिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे जो 50 रुपये ज़्यादा हो रहा था इससे 50 रुपये कम हो गया, तो जो हमारा शेष होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी हमारा जो तलपट है वो मिल जाएगा। आखिरी है खतौनी की अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ पोस्टिंग। यदि रोजनामचे या सहायक पुस्तकों से खतौनी करते समय गलत खाते में किंतु ठीक पक्ष में खतौनी की गई हो तो ऐसी अशुद्धि तलपट के मिलने पर प्रभाव नहीं डालेगी। जैसे सत्यपाल से 6000 रुपये मिले जो सत्यपाल के स्थान पर नरेश के खाते में धनी कर दिए गए,
इसका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि खाता बही के 2 खातों में अशुद्धि हो गई है। आइए इसको हम लोग तलपट में समझते हैं। जैसा कि उदाहरण में बताया गया है कि सत्यपाल से हमको 6,000 रुपये मिले, यानी सत्यपाल का जो अकाउंट है 6,000 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था, परंतु गलती क्या हुई, हमने सत्यपाल के खाते में 6,000 रुपये क्रेडिट न करके हमने किसके खाते में क्रेडिट कर दिया, नरेश के खाते में हमने 6,000 रुपये क्रेडिट कर दिए। तो इसका प्रभाव क्या होगा, नरेश का खाता 6,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा और सत्यपाल का जो खाता है वो 6,000 रुपये कम हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा 6,000 और ये माइनस हो जाएगा 6,000। तो दोनों का जो प्रभाव होगा वो तलपट पर नहीं पड़ेगा, यानी ये जो हमारा बैलेंस होगा यहाँ पे ये जो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि 6,000 एक का खाता कम हो रहा है और दूसरे के खाते में हम 6,000 रुपये जोड़ दे रहे हैं, तो दोनों का जो प्रभाव होगा वो इस पर नगण्य होगा। यानी कहने का मतलब कि जो अशुद्धियाँ हैं ये इस प्रकार की अशुद्धि का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की अशुद्धियों को तलपट के द्वारा खोजा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार अशुद्धियों के वर्गीकरण में हमने पहला जो टाइप था तलपट को प्रभावित न करने वाली अशुद्धियाँ अथवा तलपट के द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ, इसको हम लोगों ने बारी बारी से जाना और समझा। अब ये दूसरा टाइप है तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ अथवा तलपट के द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ। ये वे अशुद्धियाँ हैं अगर हमारी पुस्तकों में हो जाती हैं तो इनके होने के द्वारा हमारा तलपट का जो शेष है, जो बैलेंस है, वो इक्वल नहीं होगा, किसी साइड का कम होगा या किसी साइड का ज़्यादा होगा, दोनों बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार की अशुद्धियों को तलपट न मिलने पर ढूंढ करके इसको सही कर लिया जाता है, लेकिन जो पहली वाली अशुद्धि है इस प्रकार की अशुद्धि को ढूंढना और खोजना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि हमारा तलपट मिल जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई गलती ही नहीं की, हमारी सारी लेखाएं सही हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।